मोदी साहब, हम आपके जो विचार है ना, सबका साथ सबका विकास, हम आरक्षण में घुसकर सबका साथ सबका विकास करेंगे। हम बाहर जनरल में तो एससी ओबीसी वाले को लगता होगा यार ये तो हमसे दूर है, तो सवर्ण है। हमें सवर्ण नहीं बनना, हमें तो सब भाइयों के साथ रहना है, सबको साथ में खाना खाना है, इसलिए हम आरक्षण मांग रहे हैं भाई। 180 मीटर की सरदार की प्रतिमा लगाकर राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड मजबूत करते हो, दिल में झांक कर देखो सरदार के दो भी विचार है या नहीं। सरदार ने पूरे हिंदुस्तान को एकजुट किया था और अब आरक्षण के माध्यम पर सब समाज को एकजुट तोड़ रहे हो। कभी करेगा, कमल कभी उगेगा भी नहीं। अगर इन लोगों के हित की बात हुई तो फिर से उगाएंगे वही कमल, शानदार से आन से। और सिर्फ एक ही बात हो रही है, हमें हमारा हक चाहिए, हम भी खड़े ही मांग रहे हैं। अगर दोगे तो प्यार से लेंगे, नहीं तो छीन लेना हमें भी आता है। अरे भाई, हम किसी पार्टी से नहीं, हम तो पाटीदार से प्रेरित है और इस पाटीदार कोई उस पर राज नहीं करता, अपने है इसलिए हक मांगने निकले हैं। प्यार से दोगे तो ले लेंगे, वरना नमस्कार। प्राइम टाइम में गुजरात के अहमदाबाद की महारैली। पटेलों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर 21 साल के हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद में रफ्तार को सुबह थाम सा दिया। रैली में सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 2017 में कमल नहीं खिलेगा। तो लाखों की तादाद में पटेल सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहे थे। अभी कुछ ही देर पहले खबर आई है कि हार्दिक पटेल को डिटेन कर लिया गया है। बड़ी तादाद में पुलिस बल वहां पे पहुंचे हुए हैं और यहां पे एक तरह से लाठी चलाई गई क्योंकि परमिशन एक समय के बाद की नहीं थी। बहरहाल हार्दिक पटेल को समय खत्म होने के बाद भी धरने और रैली के लिए GMDAC मैदान में जमे रहने के लिए हिरासत में लिया गया और इससे पहले पुलिस ने उनके समर्थकों को लाठी चार्ज कर मैदान से खदेड़ दिया और मैदान खाली करा दिया। तो शायद ये अचरज की बात थी कि इतनी भारी भीड़ इकट्ठा हुई एक ऐसे नेतृत्व के साथ जिसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। हार्दिक पटेल एक व्यापारी का बेटा है जो बीजेपी समर्थक रहे हैं और आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे। एक समय हार्दिक पटेल लोगों के मसले हल करता था, बंदूक के बल पर भी, और कई तस्वीरें उसकी बंदूकों के साथ दिखती हैं। और अब वो पटेल आरक्षण के मसले को उठाने में लग गया है। तेवर ऐसे हैं कि अभी हम प्यार से अपना हक मांग रहे हैं, वरना छीन कर भी ले सकते हैं। इतनी भारी भीड़ को देखकर सवाल उठते हैं कि पटेल जो हमेशा से आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मजबूत समुदाय रहा है, उसको ये जरूरत क्यों पड़ी। राज्य में करीब 20% आबादी इनकी है। नरेंद्र मोदी के पास चिमनभाई पटेल से सत्ता आई और आनंदीबेन पटेल को उन्होंने सत्ता सौंपी है। आनंदीबेन के 18 सदस्यों के कैबिनेट में 6 मंत्री पटेल हैं। 120 विधायकों में 40 पटेल विधायक हैं। आनंदीबेन पटेल ने हार्दिक की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन मंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में 6 मंत्रियों का पैनल बनाया जो समस्या को सुलझाने में लगा हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदी पटेल का कहना है कि एक नकारात्मक आंदोलन समाज, समुदाय और सरकार के लिए अच्छा नहीं है। पहले भी आंदोलनों ने जो गरीब और सामान्य नागरिक से उनके रोजगार के अवसर छीन लिए हैं। हिंसा और तनाव का अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। पटेल समुदाय का प्रभाव ऐसा है, आपको बता दें कि हीरक का कारोबार ही नहीं जिसमें 80% से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, बल्कि रियल एस्टेट, शिक्षा ट्रस्ट, ग्राउंडनट ऑयल लॉबी, जमीन और अमीर किसान पटेल समुदाय से ही आते हैं। लेकिन अब यह समाज सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहा है। इसको साथ देने के लिए जाट और गुर्जर समाज तैयार है। नीतीश कुमार ने अपना समर्थन दे दिया है, वहां पे चुनाव भी हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार को उनकी मांग सुननी चाहिए। देश में अनुसूचित जाति को 15.0%
अनुसूचित जनजाति को 7.5%, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी जातियों को 27%, यानी कुल संवैधानिक आरक्षण जो है प्रतिशत उसका है 49.5। सामान्य के लिए 50.5% है, जो सभी के लिए खुला है, ST, SCs और OBCs भी। तो सरकार ने पिछले साल मार्च 2014 में यूपीए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें जाटों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में इसे खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार ने दोबारा गौर करने के लिए याचिका दाखिल की, जिसे 22 जुलाई इसी साल को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गौर करने से मना कर दिया। तो समझेंगे गुजरात में पटेल आरक्षण की इस मांग को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ खास मेहमान अल्पेश ठाकुर, संयोजक क्षत्रिय ठाकुर सेना हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग पटेल भी मुझे कहा जा रहा है हमारे साथ जुड़ गए हैं, सदस्य हैं पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के, हार्दिक पटेल के तरफ से आए हैं। सुरेंद्र सिंह जोटका साहब समाजशास्त्री हैं, JNU से प्रोफेसर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। OV सिंह अध्यक्ष OBC आरक्षण रक्षा समिति के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हमारे साथ चिराग मौजूद हैं। चिराग पटेल, आपसे जानना चाहेंगे, इतनी भारी भीड़ आप लोगों ने इकट्ठा की, आरक्षण की आपकी मांग हमने आपको सुना। चिराग, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी इस समय क्या हुआ? आप लोगों को डिटेन करना पड़ा, आप लोग समय से ज्यादा वहाँ पर उस ग्राउंड में रुके हुए थे, वहाँ से क्या खबर? पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के तहत जो आंदोलन चल रहा था, उसमें सब सदस्य, सब पाटीदार युवा, महिलाएं सब शांतिपूर्ण तरीके से वहां धरना दे रहे थे। स्टेज पे हार्दिक भाई और 4 लोगों ने धरना दिया हुआ था और सब उनको सुन रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है आंदोलन। अचानक पुलिस आई और लाठीचार्ज कर दिया, महिलाओं को मारा है, बच्चों को मारा है, पूरे जहाँ साधन सब पड़े थे उसको तोड़ दिया है। जैसे टूट पड़े, जैसे राक्षस की तरफ टूट पड़े, ऐसा व्यवहार शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन पे किया है। चिराग, मैं आपको हमारे साथ मेरे सहयोगी भी मौजूद है, राजीव पाठक, फोन पे मुझे बताया जा रहा है। राजीव, वहां से क्या डिटेल्स मिल रही हैं? हार्दिक कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन हम सब जानते हैं समय उससे ज्यादा परमिशन नहीं थी रुकने की। राजीव, आप क्या जानकारी दे सकते हैं? रुकने के लिए ये कार्रवाई की है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है उसको लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने कोई चेतावनी नहीं दी, पुलिस ने आके किसी तरह से लोगों से नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं की। पुलिस बड़ी संख्या में वहां पर आई और करीब 8:10 के करीब अचानक से बुरी तरह से लोगों पर, जितने भी लोग ग्राउंड में मौजूद थे उसमें औरतें थी, बच्चे थे, बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी थे, और पूरी तरह से पुलिस ने बिना किसी को पीछे लाठीचार्ज मारना शुरू किया। हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमारा लाइव करते हैं, 3G ऑपरेटर जो हमारे हैं, इंजीनियर हैं, उनको बुरी तरह से पीटा गया है। हमारा सामान भी टूटा है। सिर्फ हमारा नहीं, कोई मीडिया ऐसा नहीं बचा है जिसके किसी कर्मचारी को पीटा न गया हो, उनके सामान न तोड़े गए हों। लाइव करने की जो वैन्स हैं अलग अलग चैनल्स की, वो तोड़ी गई हैं। जितने भी व्हीकल्स बाहर पड़े थे, पुलिस ने सभी को टारगेट करके सभी के कांच तोड़े हैं, सभी व्हीकल्स तोड़े हैं। पुलिस एक तरह से, ऐसा लग रहा था कि पुलिस एक तरह से अपनी एक जो आमतौर पे ऐसा लगता है कि हिंसा जब भीड़ करती है, वैसे पुलिस आज हिंसा पे उतारू थी। इस तरह का एक माहौल वहां पर पूरी तरह से नजर आ रहा था। जी राजीव, मैं शुरुआत में आपकी आवाज सुन नहीं पा रही थी। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जो हमें कहा गया था कि एक समय तक इन लोगों को ग्राउंड में रहने की इजाजत थी, उसके बाद शायद ये लोग डटे रहे, उस लिहाज से क्या डिटेल्स, क्या इन लोगों को एक समय सीमा दी गई थी कि इसके बाद आप ग्राउंड खाली करें, और जो नहीं हुआ और तब जाके लाठीचार्ज हुआ? देखिए, जो सूचना जो हमें है उसके मुताबिक शाम 5 बजे तक इन्हें ग्राउंड खाली करना था, लेकिन उसके बाद चूंकि ये जब तक CM ना आए तब तक अनशन पे बैठने का जो सुबह फैसला किया गया, उसके बाद से लगातार ये लोग ग्राउंड में ही थे। साफ तौर पे पुलिस ने उसी के बहाने कार्रवाई की गई है।
पुलिस की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठ रहे हैं। जिस तरह से पुलिस ने एक तरह से कहें कि हिंसक तौर पे पुलिस ने जो कार्रवाई की है उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई चेतावनी नहीं दी, कोई नेगोशिएशन नहीं किया। वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हार्दिक पटेल को अरेस्ट करके किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। वो ये सारी बातें समझ में आ रही थी, लेकिन पुलिस ने किस तरह से वहाँ हिंसाचार किया है, जिस तरह से लोगों को एकदम बेरहमी से पीटा है, उस पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पुलिस की कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई क्या पुलिस करने के लिए क्या उनको पूरी छूट है कि वो एक तरह से गुंडागर्दी करें? ठीक है, ये सवाल है राजीव, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस समय कार्रवाई हुई अभी कुछ ही देर पहले हुई है, कितने लोग होंगे उस मैदान में और कितने पुलिस बल आए होंगे? क्योंकि अभी दृश्यों में हमें ज्यादातर पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। जी, दृश्यों में ज्यादातर पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। भी कम से कम ग्राउंड में जो हमारा अंदाजा है कि करीब करीब 2 से 2,500 लोग थे। उसके अलावा बड़ी संख्या में करीब 200 के करीब मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद रहे होंगे और हर गाड़ियां सैकड़ों की संख्या में थी। उसके बाद पुलिस बल बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, जो ऐसा एक तरह से कहें कि कंपनियां उतरी और बड़े पैमाने पर लाठीचार्ज किया गया। तो पुलिस की संख्या भी बहुत बड़ी थी और उन्होंने पूरी तरह से उतरते ही मैदान खाली करवाने के लिए, लाइट बंद करने के लिए करवाने की कोशिश की और जो भी लोग मौजूद थे ग्राउंड में उन सबको पीट कर भगाया है वहां। ठीक है, आपने जानकारी दी राजीव पाठक, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे और जानकारी मिलेगी या विजुअल्स मिलेंगे हम आपके पास आएंगे। तो स्टूडियो में लौटते हैं। ज्योतिका जी, आप एक समाजशास्त्री हैं गुजरात से। कुछ दिन पहले हम एक अखबार में देखते हैं कि एक अखबार में फ्रंट पेज में हार्दिक पटेल की फ़ोटो छपती है कि भाई ये लड़का बंदूक उठाकर सामने आ रहा है, पटेल नेतृत्व। और अब इतनी बड़ी रैली, तमाम चीज़ें इनके सामने, अब इनके बारे में सामने आ रही है। किस तरह से देखेंगे आप आज की घटना को, जो इतनी एक महारैली होती है, फिर ये इतना, अब ये जो एक तरह से पुलिस बल का प्रयोग किया गया? ये काफ़ी इन अ सेंस एक्सटेंडेड प्रोसेस है। ये गुजरात अपने आप में एक आइसोलेटेड केस नहीं है। हमने पीछे देखा है, पहले यहाँ पे जाटों में मोबिलाइजेशन हो रहा था, महाराष्ट्र में मराठों में मोबिलाइजेशन हुआ है, कुछ इनकरेज भी किया गया था इनको स्टेट की तरफ से। लगता है कि हाँ भाई, इस तरह से अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी बना लेंगे तो उससे आपको वोट मिलेंगे। तो कई तरह की पॉलिटिक्स भी है उसमें, लेकिन एक सामाजिक प्रोसेस भी है जिसके कारण जो, जैसे आप कह रहे हैं, इतने सारे लोग अगर आ रहे हैं रैलीज में, तो उसको भी समझना जरूरी है। तो जो मेरे को लगता है वो ये है कि पिछले जो 20-25 साल में देश का विकास हुआ है, उसमें जो गांव से जुड़े हुए लोग थे वो गांव से टूट रहे हैं बड़ी बुरी तरह से। और जो कुछ लोग जैसे यहाँ पे गुजरात में सबसे पहले थे, ये जो पटेल लोग खेती बाड़ी से निकल के बिजनेस में आ गए थे। अब वो 2-4-5% तो कामयाब हो गए हैं बिजनेस में। बाकी जो 70-80% है वो अभी या तो खेती से जुड़े हैं या शहर में आके छोटी मोटी नौकरियों में पड़े हुए हैं। और शहर में जब आते हैं कि शहर का जो बिजनेस है, शहर की जो जिंदगी है, शहर के जो रिसोर्सेज हैं, वो अभी भी कुछ कम्युनिटीज के पास हैं। वो जो पुराने बैठे हैं वहां पे, जो ब्राह्मण होंगे या अपर कास्ट, अग्रवाल, बनिया, तो वो जो एक नए तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रहा है, जो एक गांव से निकल के लोग शहरों में आ रहे हैं और जो शहरों में पुराने बैठे हैं। जो पुराने बैठे हैं उनकी नेचुरली अपनी एक रिसोर्सेज हैं, अपने नेटवर्क्स हैं, वो बिजनेस पे उनका कंट्रोल है, वो आपके जो इंस्टीट्यूशन है प्रीमियर उसमें भी चले जाते हैं। इन लोगों को कम्पीट करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन लिटरेट्स हैं, तो वो एक नए किस्म की निराशा है और एक एस्पिरेशन है शहरी जिंदगी जीने का,